हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे नायर एग्ज़ाम के विषय में, जो कि एईएन पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 19 फरवरी 2023 को। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बोल वचन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया जा रहा है आपके द्वारा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरी आप सभी से दरख्वास्त है। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो को हम एक्चुअल में फाइनेंशियल रूल सेक्शन, जो हमारा तीसरा सेक्शन होता है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन को इससे एक बेनिफिट यह होता है कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती है, जिसमें कि यह पार्ट जो है जितने भी ग्रुप बी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए नेसेसरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाए आपके लिए। तो यहाँ है, the online platform on which the activities related to calling and finalization of tenders of Indian Railways are dealt is named as what? IREPS, IRPSM, IPAS and IRWCM। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे IREPS। IREPS इज द राइट आंसर, दैट इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। अगर इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मींस, जिसके थ्रू हम जितने भी टेंडर्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास इसके लिए डीएससी होना अनिवार्य है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से ई टेंडरिंग हो गया या ई बिडिंग हो गया, या आप बात करें रिवर्स बिडिंग हो गया, इन सब की प्रक्रिया को के द्वारा जो है, तो गुड्स हो गया या गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हो गए, इन सब का, और साथ में अगर बात करें तो जितनी भी लैंड की लीजिंग हो गई, इन सब का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो एस बी आई पे के माध्यम से जो है, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा जो है, तो टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स के ईएमडी का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है उसको हम एसबीआई पे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक डीएससी का होना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे IRPSM, दैट इज इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट, IPAS इंडियन पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, एंड IRWCM, दैट इज इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना काफ़ी ज़रूरी है, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, इसको जो है तो क्रिस द्वारा डेवलप किया गया था बेसिकली। ठीक है, और यह एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 मई 2020 फॉर ऑल द न्यू वर्क्स इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसको जो है IREPS और IPAS के द्वारा इंटीग्रेट किया गया है, IPAS के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो IREPS की बात करें अगर, तो इंटीग्रेटेड विथ IREPS फॉर इंपोर्टिंग डेटा एंड IPAS फॉर रिलीजिंग ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर्स होती हैं। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग को लेके हैं, ठीक है, उन सब की जानकारी लगभग इसमें होती है। जैसे हम बात करें अगर, तो जो भी हमारा वर्क्स होता है उसकी एक परफॉर्मेंस गारंटी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सबमिट की जाती है, तो उसका पूरा ब्यौरा होता है इसमें। इसके अलावा प्रिपरेशन एंड साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बिलिंग एंड इट्स इंटीग्रेशन विद IPAS, फॉर पेमेंट के लिए IPAS के थ्रू इसका बिलिंग हो जाता है। ठीक है, जितने भी NS आइटम, नॉन स्टॉक आइटम्स का प्रिपरेशन और उनका सैंक्शंस हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड सैंक्शंस होता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन होता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें तो रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिलीज भी इसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो यह एक तरह से अगर बात करें तो IRWCM इज़ नथिंग बट अ मीडियम और करस्पॉन्डेंस बिटवीन रेलवेज विद अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, द ई मॉड्यूल फॉर जोनल रेलवेज हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड फॉर दिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है IRWCM भी, इसको याद रखिए, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, 1 मई 2020 से स्टार्ट किया गया इसको। ठीक है, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सबको हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है द स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू सप्लाई द specified material at fixed unit rates irrespective of quantity within the specified period of time is called a rate contract। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होता है, ठीक है, यह चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है डिमांड नंबर डैश डैश ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स इन वर्क्स बजट पर्टेन्स टू एसेट एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट। तो एसेट एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट जो होता है हमारी कैपिटल डिमांड के अंदर होता है, दैट इज डिमांड नंबर 16, दैट इज द कैपिटल डिमांड। ठीक है, जिसके अंदर ही हम क्या हमारे तीनों प्रोग्राम RSP, ठीक है, MNP और जो हमारा वर्क्स प्रोग्राम होता है वो कंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अलावा डिमांड नंबर ऐसा 17 तो होती नहीं है कोई। ठीक है, डिमांड तो 16 ही होती है। ठीक है, डिमांड नंबर 14 की बात करें अगर, तो डिमांड नंबर 14 जो है 14, दैट इज़ अ अप्रोप्रिएशन टू फंड्स होता है, अप्रोप्रिएशन टू फंड्स। तो ठीक है, और डिमांड नंबर 15 की अगर बात करें तो दिस इज़ अ डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यूज़। ठीक है, जो कि अभी क्योंकि ये मर्जर नहीं है अब, जब पहले मर्जर की कंडीशन में जो है तो रेलवेज क्या करती थी, डिविडेंड देती थी टू जनरल रेवेन्यूज़, जनरल रेवेन्यूज़ में डिविडेंड देती थी। अब क्योंकि यहाँ पे मर्जर नहीं है, ठीक है, अब मर्ज सॉरी अब क्या है, रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया है मर्जर के कारण जो है। तो अब इंडियन रेलवेज को है जनरल रेवेन्यूज़ में कोई डिविडेंड नहीं देना होता। ठीक है, इसलिए इस डिमांड का कोई मतलब नहीं है, डिमांड नंबर 15 का कोई मतलब नहीं है आज के परिदृश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग टेंडर्स। ओपन टेंडर सिस्टम, लिमिटेड टेंडर सिस्टम, सिंगल टेंडर सिस्टम, ये तीनों टेंडरिंग सिस्टम है। कोटेशन सिस्टम इज नॉट अ टेंडरिंग सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ द फंड RRSK, RRSK क्या है? तो RRSK की अगर बात करें यहाँ पे तो दिस इज नथिंग बट अ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष that has been introduced in 2017-18 for the period of 5 years। ठीक है, सो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो दिस फंड इज यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग आइडेंटिफाइड वर्क्स अंडर प्लान हेड्स, जैसे ट्रैक रेन्यूअल्स के लिए जो हो गए, या ब्रिज वर्क्स के लिए हो गए, SNT वर्क्स के लिए हो गए, रोड सेफ्टी वर्क्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग, रोड ओवर एंड अंडर ब्रिजेस, रोलिंग स्टॉक, ट्रैफिक फैसिलिटीज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, MNP हो गया, वर्कशॉप हो गया, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो गया, ट्रेनिंग HRDs हो गया। तो इन सभी प्लान हेड्स के अंदर जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो RRSK पर अलोकेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर है उससे हम जो है तो इसको अलोकेट करा गया है। ठीक है, तो अगर बात करें तो एट द एंड ऑफ 2021-2022 एक्सपेंडिचर ऑफ 74,000 74,000 सॉरी 7,40,444 करोड़ हैज़ बीन इनकर्ड आउट ऑफ RRSK टू द एंड ऑफ 2021-2022। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर जो है तो RRSK के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द रेवेन्यूज अर्नड बाय इंडियन रेलवेज इज क्रेडिटेड टू रेलवे अर्निंग फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रेलवे बजट एंड गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो जितना भी रेवेन्यूज़ है जो कि इंडियन रेलवेज द्वारा अर्न किया जाता है वह पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है।
ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, ठीक है, किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए, तो उस केस में जो है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इस केस में जो है तो इसकी जो पावर होती है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास होती है, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है तो आपको कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है। अगर कोई विपत्ति या कोई आपदा या कोई नेचुरल कैलामिटी ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो उस केस में कॉन्टीजेंसी फंड से निकाला जाता है पैसा। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ पीएल नंबर, ठीक है, which is allotted as a code number to recognize every stored item appearing in the nomenclature book is part list number, previous list number, possession list number, price list number। तो बेसिकली इट इज़ अ प्राइस लिस्ट नंबर। ठीक है, यह जो है तो 8 डिजिट का कोड होता है जिसका जो फर्स्ट 2 डिजिट है दैट इज द मेन ग्रुप। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट का डिजिट होता है वह क्या होता है आपका, दैट इज़ द चेक डिजिट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रुप जो होता है, नेक्स्ट 2 डिजिट होता है वह सब ग्रुप होता है। ठीक है, और फिर जो अगला 3 डिजिट होता है दैट इज़ द आपका आइटम नंबर होता है। ठीक है, तो उसका कोड होता है, और लास्ट वाला सिंगल डिजिट होता है वह चेक डिजिट होता है, जो कि आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इन अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डैश डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट की अगर बात करें यहाँ पे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दैट इज़ द 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। कितनी होती है? 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो बेसिकली अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी विच शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर जिसका की टेंडर एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, और ये इसलिए जो है इसको जमा किया जाता है कि मतलब एज कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो भी काम उसको असाइन किया जाएगा उसको वो कंप्लीटली डन करेगा। ठीक है, और यह क्या होता है, रिफंडेबल नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इज एप्लीकेबल फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 5 एंड 6। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट इज फ्रेम्ड टू ऑब्टेन टेक्निकल सैंक्शन फॉर वर्क। ठीक है, when actual expenditure exceeds sanction cost by 25% to obtain administrative approval for work। So to obtain administrative approval for work there is a necessary of the abstract estimate। ठीक है, and to obtain technical sanctions for the work the detailed estimate is necessary। ठीक है, तो डिटेल्ड एस्टिमेट्स के लिए जो है टेक्निकल सैंक्शंस चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द वर्क देयर इज द एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट इज फ्रेम्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच द स्टोर परचेज ऑफ इंडियन रेलवे आर डेल्ट फॉर द आइटम्स अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज नेम्ड एज। तो सभी को पता है दैट इज अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहले डीजीएसएनडी से होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं वो सभी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट हो चाहे पीएसयूज हो वो सभी जो है तो जेम के द्वारा ही की जाएंगी। ठीक है, इट इज़ अ मैंडेटरी, इट इज़ अ मैंडेटरी। ठीक है, पहले जो होता था यह डीजीएसएनडी से होता था। ठीक है, डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल, लेकिन अब जो है यह जेम प्लेटफॉर्म पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एंड इट इज टेकन फॉर कंसीडरेशन बाय द डैश डैश ऑफ द कमेटी
Estimates Committee, Committee on Public Undertaking, Business Advisory Committee and Public Account Committee। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आपको टाइम मिले तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है तो दो टाइप की होती हैं, दैट इज अ स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है तो हमेशा उसका मतलब वह परमानेंट कमेटी होता है। एडहॉक कमेटी जो होता है कोई स्पेशल पर्पज है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, कमेटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है तो कुछ टास्क, उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है तो एक कमेटी होती है। तो जैसे फाइनेंशियल कमिटीज़ हो गई, तो फाइनेंशियल कमिटीज़ में अगर बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ द फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, तो जो बेसिकली, तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। ठीक है, एंड इट इज़ टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है तो इसको, ठीक है, पोस्टमार्टम करती है। क्या करती है? पोस्टमार्टम करती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो बेसिकली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसमें जो है तो टोटल 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा होते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। और मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन इन द कमेटी। इसका टर्म 1 साल का होता है। ठीक है, और बेसिकली इसका जो चेयरमैन होता है वह जो है तो जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जनरली, वही जो है तो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, मतलब जिस पार्टी की बहुमत होगी, सरकार होगी, उसका चेयरमैन उस पार्टी का नहीं होगा, हमेशा अपोजिट पार्टी का चेयरमैन होता है। ठीक है, इसके अलावा एस्टीमेट्स कमेटी जो होती है यह पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है। इसके अंदर जो है 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और सभी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। मिनिस्टर जो है वह किसी भी कमेटीज में एलिजिबल नहीं होते मेंबर के लिए। इसका भी टर्म 1 साल का होता है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है दैट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर एंड ही इज इनवेरिएबली फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ठीक है, इसके अलावा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वह भी इसको क्रिएट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वीके कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है तो कमेटी ऑन कोपू को क्रिएट किया गया। इसमें जो है 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। मिनिस्टर इसमें भी मेंबर्स नहीं होते, और इसका टर्म भी 1 साल का होता है। और इसके चेयरमैन दैट इज अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली एंड ही इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। ठीक है, तो इसका जो चेयरमैन होता है लोकसभा से ही होता है। ठीक है, और स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली जितने भी रिपोर्ट्स हैं एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं तो उनको एग्जामिन करने के लिए जो है तो इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होता है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो जैसे हर एक पार्लियामेंट में जितने दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें डे टू डे बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है तो टोटल 15 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 11 मेंबर्स इन राज्यसभा, इसकी एक कमेटी होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट में एक ब्रीफिंग कर दी इसकी। नेक्स्ट है विच वर्क्स आर कैरीड आउट अंडर द प्लान हेड 31 ऑफ द रेलवे बजट। तो प्लान हेड 31 इज नथिंग बट अ ट्रैक रेनेबल। ठीक है, प्लान हेड 31 ट्रैक रेनेबल को लेके रिलेटेड है। ठीक है, तो गेज कन्वर्जन की अगर बात करें तो न्यू लाइंस 11 होता है गेज कन्वर्जन। नैरो गेज से अगर बीजी बनाते हैं अपन तो इस केस में 14 होता है। ठीक है, तो गेज कन्वर्जन के लिए जो है तो 14 है प्लान हेड। 15 जो है डबलिंग के लिए होता है। ठीक है, 16 ट्रैफिक फैसिलिटीज़ होता है ना। 17 कंप्यूटराइजेशन, 18 रेलवे रिसर्च होता है। ठीक है, 21 आरएसपी होता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स होता है 35 होता है। ठीक है, 35 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स है। अदर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स इंक्लूडिंग टीआरडी दैट इज 36 होता है ना। तो 35 में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। 31 में जो है तो ट्रैक रेनेबल्स हो जाएगा। स्टाफ वेलफेयर प्लानेट 51 के अंतर्गत आता है। स्टाफ वेलफेयर होता है प्लानेट 51, और प्लानेट 53 पैसेंजर एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग
अदर रेलवे यूजर्स एम्यूनिटीज़ को लेके है। प्लानेट 53 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर referred to as annual financial statement is popularly known as annual budget, ठीक है। एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम एनुअल बजट भी बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनुअल बजट की अगर बात करें यहाँ पे, तो एनुअल बजट के लिए जो डेडिकेटेड आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर जितना भी एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वो गवर्नमेंट द्वारा बताया जाता है, ठीक है, उसके अंदर मेंशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं एनुअल बजट, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एनी प्रपोज्ड रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज्ड पैरामीटर है, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखना है हमें। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वह इन्वेस्टमेंट जो है तो हमें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है तो रेट ऑफ रिटर्न के अंदर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एयरिंग सजेशंस एंड ग्रीवांसेस बाय द रेलवे पेंशनर्स एंड फॉर सॉल्विंग द पेंशन रिलेटेड इश्यूज। तो जितने भी पेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, ठीक है, जिसको अर्पण बोलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्पण इज नथिंग बट अ एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा HRMS तो आपको पता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। IPAS दैट इज इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। CPGRAMS, ठीक है। तो CPGRMS के अंदर जो है बेसिकली जितने भी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो अपने जितने भी ग्रीवांसेस हैं, ठीक है, तो उनको रेड्रेस करने के लिए जो है तो यहाँ पे CPGRMS को लाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अर्पण को आपको बता दिया मैंने, एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें जो है पेंशन से संबंधित जितने भी ग्रीवांसेस हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए जो है तो लाया गया है, ठीक है। CPGRAMS का फुल फॉर्म अगर बात करें तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है, इन विच आर द फॉलोइंग केस इशू ऑफ प्रिविलेज पास बिटवीन टू स्टेशंस थ्रू अ रूट विच इज लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन दीज स्टेशंस इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। Trains with better facilities are available on the longer route. For an alternative route between these two stations, distance along longer route is not more than 15% than the distance along the shortest route. Journey time on the longer route is lesser than the shortest route, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर होगा ट्रेन्स विथ बेटर फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन लॉन्गर रूट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, SSE P-Way remains out of his headquarter for 5 hours at an accident site 15 kilometers away from his headquarter.
he will be entitled for daily allowance equal to डैश डैश ऑफ द डेली अलाउंस रेट। तो इस केस में जो उसका डेली अलाउंस होगा दैट इज द 100% होगा। ठीक है। नेक्स्ट है a person seeking any information from any railway office under Right to Information Act 2005 has to make request to the Central Public Information Officer of that office. So CPIO PIOs होते हैं बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के अंदर जो है तो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं। तो उनके द्वारा जो है तो उनसे हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सीख कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ LHAP? तो LHAP के लिए जो है तो बेसिकली कोई लिमिट नहीं दी हुई है। LAP के जो है तो 300 डेज का लिमिट है। इफ़ अ रेलवे एम्प्लॉय ज्वाइंस द न्यू पोस्ट विदाउट अवेलिंग एनी ज्वाइनिंग टाइम, द ज्वाइनिंग टाइम एज एडमिशिबल शैल बी क्रेडिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज अ LAP। ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम एज अ LAP उसको क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। For taking study leave, a railway employee from engineering department has to give a bond that he will serve the railway for minimum days after the expiry of study leave period। तो इस केस में एक बॉन्ड जो है जब भी वो स्टडी लीव लेता है तो रेलवे एम्प्लॉयज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको एक बॉन्ड सर्व करना होता है कि वह जो है तो मिनिमम 3 साल तक जो है तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टडी लीव वो रेलवे को सर्व करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीन इम्पोज्ड विद अ पेनाल्टी of withholding of 3 full sets of privilege pass in a year. His son will be entitled to dash as half sets of school pass during that year। ठीक है। तो इस केस में जो है तो टोटल जो हाफ सेट पास मिलेगा उसके सन को दैट इज द 6 हाफ सेट पास। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनल्टी एज द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1966। ठीक है। सो बेसिकली रिडक्शन बाय 2 स्टेजेस इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। withholding of increment of pay for 1 year with further directions that this will not affect the effect of postponing the future increment। This is the minor penalty। Okay। Compulsory retirement, reduction to a lower time scale of pay grade, post and service, these are the major penalties। So option number B is the right answer। Other than exceptions mentioned in the rule, the reimbursement of children education allowance is given only for 2 eldest surviving children। So option number B is the right answer। Okay। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस इज गिवन एज द 34 months of basic pay subject to a maximum of 25 lakhs। So option number D is the right answer। Okay। नेक्स्ट है इफ अ रेलवे एम्प्लॉय इज अवे फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर ऑन द ड्यूटी फॉर 9 hours ही इज इंटाइटल्ड फॉर डैश डैश ऑफ अ डेली अलाउंस रेट। तो 9 hours तक है अगर तो वह 70% के लिए अलाउंस इंटाइटल्ड है। ठीक है। अप टू 6 hour के लिए जो होता है वह 30% होता है। अप टू 12 hours के लिए जो होता है 70% होता है। एंड मोर देन 12 hour अगर तो इस केस में 100% होता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच में बी ग्रांटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विसेज 24 months। सभी को पता है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पूछ रहा है रेलवे एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू गिव इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट इफ द वैल्यू ऑफ सेल परचेज और बोथ इन शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स ETC बाय हिम इन अ ईयर एक्सीड्स हिज डैश डैश बेसिक पे। ठीक है। तो इस केस में तो अगर वो 6 month बेसिक पे से ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो है तो गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना चाहिए। ठीक है। रेलवे एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू गिव इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट इफ़ द वैल्यू ऑफ सेल परचेज
और बोथ इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स, इन सब में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन अ ईयर, और उसका दैट इज द 6 मंथ्स ऑफ बेसिक पे है, तो इस केस में उसको इंटीमेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नॉर्मल केसेस मैक्सिमम हाउ मेनी डेज मेडिकल लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय residing in an area covered by railway health service without producing the medical certificate from the railवे मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो इस केस में जो है नॉर्मली 3 डेज का रहता है। कितना? 3 डेज का। ओके, जिसको हम प्राइवेट सिक बोलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन यूनियन? तो आर्टिकल 343 इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन इज हिंदी इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, तो यहीं पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, टोटल हमने 50 क्वेश्चन है 30 मिनट्स में देखे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।